इस वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी क्षेत्र लिगेंड यानी फील्ड लिगेंड की प्रबलता, इलेक्ट्रॉनों के युग्मन, कक्षकों के विपाटन यानी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग और अंततः संक्रमण धातु के संकुलों के कॉम्प्लेक्सेस के चुंबकीय गुणों को कैसे प्रभावित करती है। तो प्रश्न पर जाने से पहले आइए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत धातु आयनों के डी कक्षकों और इसके चारों ओर स्थित फील्ड लिगेंड्स के द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया यानी इंटरैक्शन के आधार पर संक्रमण धातु के संकुलों के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के व्यवहार को समझाने में मदद करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार एक आइसोलेटेड यानी विलगित धातु परमाणु या आयन में डी कक्षाएं अभ्रष्ट अवस्था में डिजेनरेट स्टेट में होती हैं। इसका मतलब है कि सभी 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। तो यहाँ आप एक आइसोलेटेड धातु आयन में डी कक्षकों की अभ्रष्ट अवस्था डिजेनरेट स्टेट देख सकते हैं, जो किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया से प्रभावित नहीं हो रही है। यह अभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक केंद्रीय धातु आयन ऋणात्मक आवेशों के एक सममित यानी सिमेट्रिकल गोलाकार क्षेत्र से घिरा रहता है। इस स्थिति में डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन उनकी अभ्रष्ट अवस्था डिजेनरेसी बनी रहती है। लेकिन जब हमारे पास ऐसा अष्टफलकीय क्षेत्र यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है जिसमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर 6 लिगेंड्स हैं, तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ जब ऋणात्मक क्षेत्र का कारण लिगेंड्स जैसे ऋणायन या ध्रुवीय अणु जैसे अमोनिया या पानी होते हैं, तो यह गोलाकार क्षेत्र असममित हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। इससे डी कक्षकों की अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। जब हम कहते हैं कि अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो गई, तो इसका मतलब है कि डी कक्षक 2 अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर को T2G कक्षक कहते हैं और इसमें 3 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ और DXZ तथा उच्च ऊर्जा स्तर जिसे EG कक्षक कहते हैं और इसमें 2 कक्षक होते हैं, DX² -Y² और DZ²। और इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है और इसे डेल्टा नॉट से निरूपित किया जाता है। अब इस विपाटन की स्प्लिटिंग की सीमा पूरी तरह से लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे Cl या Br धातु आयन पर एक दुर्बल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा नॉट छोटा होता है, कम होता है। इसे कम विपाटन या स्मॉल स्प्लिटिंग कहते हैं। दूसरी ओर Cn- या Co जैसे लिगेंड्स धातु आयन पर प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जिससे डेल्टा नॉट अधिक होता है। जिन लिगेंड्स के कारण विपाटन या स्प्लिटिंग कम होती है उन्हें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं, और जिन लिगेंड्स के कारण विपाटन अधिक होता है उन्हें प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड की यह प्रकृति, चाहे वह दुर्बल हो या प्रबल, संक्रमण धातु के संकुलों के व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। यह निर्धारित कर सकती है कि कोई संकुल उच्च प्रचक्रण संकुल यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या निम्न प्रचक्रण संकुल यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, या यह प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होगा या अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए अब इस रिवीजन के आधार पर एक प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का उपयोग करके यह अनुमान लगाएं कि FeCN6 4- हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। साथ ही हमें यह भी ज्ञात करना है कि यह डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें Fe का डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा और उसके लिए हमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट की गणना करनी होगी। तो मान लेते हैं कि आयरन की Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट X है। यह 6 CN6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है जिस पर -1 आवेश होता है और इस यौगिक का कुल आवेश -4 है। तो X + 6 गुणा -1 बराबर -4, और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें x बराबर +2 मिलता है। अब उदासीन आयरन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। Fe
Fe2+ में संयोजी कक्षक 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो Fe2+ का d इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है आर्गन 3d6। इसलिए Fe2+ का d इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे गए हैं और ये डी कक्षक अभ्रष्ट हैं, डिजेनरेट हैं। लेकिन जब लिगेंड्स उपस्थित होते हैं तो यह डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है। इसकी वजह से डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों और निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि Cn- एक बहुत ही प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए यह डी कक्षकों में अधिक विपाटन करेगा, लार्ज स्प्लिटिंग करेगा, तो यहाँ डेल्टा नॉट बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो हम सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G कक्षकों में भरते हैं। अब आपको क्या लगता है, अगला इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में युग्मित होगा, यहाँ पेयर होगा, या उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में जाएगा? तो हम जानते हैं कि जब डेल्टा नॉट बहुत अधिक होता है तो ऊर्जा की दृष्टि से यह स्थिति इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए, उनकी पेयरिंग के लिए अधिक अनुकूल होती है, क्योंकि इस स्थिति में प्रबल लिगेंड्स के कारण डेल्टा नॉट युग्मन एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी से बड़ा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह इस बड़े ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को पार करके Eg कक्षकों तक जा सकें। तो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित हो जाते हैं और इससे हमें एक निम्न प्रचक्रण या लो स्पिन संरचना मिलती है जिसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ दिया गया संकुल यानी कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो हमने यहाँ क्या पाया, हमने पाया कि यह कॉम्प्लेक्स एक निम्न प्रचक्रण यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और प्रतिचुंबकीय है यानी डायामैग्नेटिक है। चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं। तो अगर यहाँ Cn की जगह एक दुर्बल फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता? मान लेते हैं कि यहाँ Cn की जगह अगर H2O होता तो क्या होता? इस संकुल की प्रकृति कैसे बदलती? चलिए देखते हैं। इस स्थिति में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से 2+ होगी, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ भी +2 होगी, जिसका मतलब है कि इसका d इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 होगा। लिगेंड्स की उपस्थिति में d कक्षकों की अभ्रष्टता समाप्त हो जाती है और यह उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में और निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जल एक दुर्बल फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब है कि इसके कारण D कक्षकों में विपाटन बहुत कम होगा, स्प्लिटिंग कम होगी। तो FeCN6 4- की तुलना में यहाँ Eg और T2G स्तर एक दूसरे के अधिक निकट होंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में भरते हैं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये T2G में युग्मित होगा, पेयर होगा या उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में जाएगा? तो यहाँ T2G और Eg कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर कम है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा जल जैसे दुर्बल फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण है। तो इस स्थिति में ऊर्जा की दृष्टि से ये अधिक अनुकूल है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में जाएं। तो यहाँ डेल्टा नॉट वास्तव में युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वास्तव में इन दोनों स्तरों के बीच की ऊर्जा के अंतर से अधिक है। इसका मतलब है कि चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित होने के बजाय Eg कक्षक में जाएगा। तो हमारी अंतिम संरचना कुछ इस प्रकार दिखेगी। 4 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में, और इसके कारण यह एक उच्च प्रचक्रण यानी हाई स्पिन संरचना है। और इसके साथ ही यह अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए FeH2O6 2+ एक अनुचुंबकीय संकुल है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब एक बार इन दोनों की तुलना कर लेते हैं।
तो ये FeH2O6 2+ की अंतिम संरचना है और ये FeCN6 4- की अंतिम संरचना है। FeH2O6 2+ में हमारे पास एक दुर्बल फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमें एक उच्च प्रचक्रण व अनुचुंबकीय यानी हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक संकुल मिलता है। और FeCN6 4- में हमारे पास एक प्रबल फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमें एक निम्न प्रचक्रण व प्रतिचुंबकीय यानी लो स्पिन डायामैग्नेटिक संकुल मिलता है।